नमस्कार बच्चों, कक्षा 7 में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम हिंदी विषय का अध्ययन करेंगे और मंजरी इस पाठ्य पुस्तक का पाठ क्रमांक 3 हम पढ़ने जा रहे हैं। आपके पाठ्य पुस्तक में पाठ क्रमांक 3 जो है वह एक कविता है और इस कविता का शीर्षक है वीरों का कैसा हो बसंत। वीरों का कैसा हो बसंत इस कविता का यह सेशन क्रमांक 1 है। सबसे पहले हम कवयित्री का परिचय संक्षिप्त रूप में जान लेते हैं। वीरों का कैसा हो बसंत इस कविता के कवयित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। इनका जन्म सन 1904 को हुआ और मृत्यु सन 1948 में हुआ। इनका जन्मस्थान निहालपुर अर्थात इलाहाबाद में है। इनके पिता का नाम रामनाथ सिंह था और पति लक्ष्मण सिंह। इन्होंने अधिकतर जो अपने काव्य लिखे उसमें रस अगर हम देखते हैं तो उसमें वीर रस और वात्सल्य रस हमें पढ़ने के लिए मिलता है। इनकी एक कविता थी झांसी की रानी, आपने पढ़ी होगी और सबके मतलब याद होगी सबको। तो इसमें भी हमें वीर रस देखने को मिलता है। आज जो हम कविता पढ़ने वाले उसमें भी हमें वीर रस दिखाई देता है। अब आपके पाठ्य पुस्तक में कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान इनका जो परिचय दिया है उनको हम संक्षिप्त रूप में जान लेते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद के निहालपुर नामक ग्राम में हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान को स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाली प्रथम सत्याग्रही होने का गौरव प्राप्त है। मुकुल इनकी कालजयी रचना है। साहित्य के क्षेत्र में इन्हें प्रतिष्ठित शेक्सपियर पुरस्कार भी मिला है। इन्होंने 2 बार मध्य प्रदेश विधानसभा सदस्य के रूप में भी अपना राजनीतिक योगदान दिया। बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र, त्रिधारा आपकी प्रमुख कृतियां है। अगर आप कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान इनका जितना भी आप कविताओं को अध्ययन करते हैं तो उसमें अधिकतर आपको वीरता, शूर ऐसे ही गुण दिखाई देते हैं। उसमें से ही एक कविता है जो आपको पहले कक्षा में रह चुकी होगी, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। सुभद्रा कुमारी चौहान इनका निधन 15 जनवरी 1948 में को हुआ। तो इस प्रकार हमने कवयित्री के बारे में संक्षिप्त जानकारी हासिल कर ली। अगर आपको विस्तार से पढ़ना है तो कवयित्री के बारे में आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हो। अब हम आज जो हम कविता पढ़ने वाले हैं उसका सारांश देख लेते हैं। वीरों का कैसा हो बसंत कविता प्रसिद्ध कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है। यह स्वच्छंद कवयित्री है। यह अपनी कविताओं में स्वच्छंदता को उजागर करती है। वीरों का कैसा हो बसंत में कवयित्री ने एक वीर सैनिक सारी सुख सुविधा का त्याग कर देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहता है। उनका वसंत कैसा होगा इसका वर्णन इस कविता में कवयित्री ने किया है। तो बच्चों, हम पहले आपके कविता में जो अलग अलग काव्यांश है या पद्यांश जिसे हम बोलते हैं या स्टांजा भी बोलते हैं, तो एक एक स्टांजा को हम विस्तार से पढ़ेंगे। आपका पहला काव्यांश यहाँ पर दिया गया है, उसको मैं पहले पढ़ लेती हूँ और फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। वीरों का कैसा हो बसंत, आ रहे हिमालय से पुकार, हे उदती गजरता बार बार, प्राची पश्चिम भूनभ अपार। सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो बसंत। अब देखिए, बसंत एक ऋतु का नाम है और जब बसंत ऋतु आता है तो सारे निसर्ग में सारे और चारों ओर आनंद छा जाता है, उत्साह छा जाता है। सब लोगों के जीवन में खुशहाली आती है। मनुष्य जीवन में ही नहीं बल्कि अगर हम देखते हैं
हमारे चारों तरफ देखते हैं तो प्रकृति भी उसका आनंद लेती है। किसका? बसंत ऋतु का। तो बसंत ऋतु सबके जीवन में खुशहाली लाती है, सब उसको बहुत ही आनंद विभोर होकर मनाते हैं। तब कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान, इनके मन में एक प्रश्न आता है कि जहाँ पर सारी प्रकृति इसका आनंद ले रही है बसंत ऋतु का, उस समय वीर शूर सैनिक जो है, जो हमारे देश की सीमा पर दिन रात शत्रुओं से जूझते रहते हैं और अपने देश के, अपने देशवासियों की सेवा करते रहते हैं, तो ऐसे दिन रात मेहनत करने वाले इन वीरों के जीवन में वसंत ऋतु कैसे आता होगा, किस प्रकार से वसंत का आगमन होता होगा। जिस प्रकार वसंत के आने पर हर सजीव सृष्टि या प्रकृति का अगर हम देखते हैं तो हर चीज में हमें उसका आनंद दिखाई देता है। तो वीर कैसे, ये जो वीर शूर सैनिक है वह किस प्रकार से अपने जीवन में वसंत को मनाते होंगे। तब कवयित्री के मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे। कवयित्री कहती है कि एक तरफ अपने देश की रक्षा के लिए ये वीर सैनिक दिन रात देश के सीमा पर शत्रुओं के साथ युद्ध कर रहे हैं, और युद्ध होने से पहले भी और युद्ध होने के बाद भी वह आराम करते हैं नहीं। उनको तो चैन की सांस लेने के लिए भी समय नहीं होता है। तो ऐसे वीर शूर सैनिकों के जीवन में ये वसंत का आगमन कैसे होता होगा। वो लोग भी वसंत का आनंद ले पाते होंगे अपने जीवन में। उनको तो फुर्सत भी नहीं होगी, क्योंकि दिन रात केवल और केवल वह देश सेवा में लगे हुए हैं। तो इस प्रकार कवयित्री के मन में प्रश्न आ रहा है कि वीरों का कैसा हो वसंत हो। वो प्रश्न पूछती है कि हे वीरों, आपका वसंत कैसा है। तब वो कहती है कि आ रही हिमालय से पुकार है, उदती गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो बसंत। अब देखिए यहाँ पर कवयित्री कहते हैं कि देखो, हिमाचल प्रदेश में, हिमालय में सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है, उस हिमालय के गोद में जहाँ पर हमारे सैनिक डटकर मुकाबला कर रहे हैं, तो यह हिमालय उनका साक्षी है। और यह हिमालय पर्वत पुकार पुकार कर कह रहा है वीरों का वसंत कैसा है। उसके बाद कवयित्री कहती है कि उदती गरजता बार बार। उदती का अर्थ होता है कि समुंदर, समुंदर या सागर। तो सागर की लहरें गरज रही है और पूछ रही है वीरों से कि हे वीरों, आपका बसंत कैसा है। उसी प्रकार प्राची पश्चिम भू नभ अपार। प्राची, प्राची का अर्थ क्या होता है कि पूरब दिशा, जहाँ पर सूरज उगता है या सूरज का आगमन होता है, जहाँ पर सूर्य का उदय होता है, उस दिशा को हम प्राची कहते हैं। तो प्राची मतलब पूर्व दिशा। पूर्व, अब देखो 4 दिशाएं होते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। उसी प्रकार भू और नभ मतलब आकाश ऊपर और नीचे भू मतलब धरती, जमीन। तो इस प्रकार से चारों तरफ, चारों दिशाएं, 10 दिशाएं पूछ रही है। प्राची पश्चिम मतलब यहाँ पर 4 दिशाओं का वर्णन किया गया है। भू और नभ सब पूछ रहे दिग दिगंत। दिग दिगंत का अर्थ होता है कि 10 दिशाएं या फिर सृष्टि का हर कोना, जहाँ पर हम लोग रहते हैं और हमारे चारों ओर मतलब सृष्टि के हर कोने से, जीव जगत से लेकर सारे विश्व से, 10 दिशाओं से यही पुकार कवयित्री कहती है कि मुझे सुनाई दे रही है। अब 10 दिशाएं कौन सी होती है? हम लोगों को पता है कि 8 दिशाएं होती है, प्रमुख 4 दिशाएं होती है और उनकी उप दिशाएं 4 होती है, और ऊपर आकाश और नीचे जमीन, भूमि। तो इस प्रकार से ये 10 दिशाएं होती है। तो कवयित्री कहती है कि 10 दिशाओं से अर्थात विश्व के हर सृष्टि के कोने से यही प्रश्न सबके मन में आ रहा है वीर सैनिकों को लेकर कि आपका वसंत कैसा होता है।
अब देखिए यहाँ पर कठिन शब्दों का अर्थ मैंने दिया है आपको। अब इस पंक्तियों के बारे में जो स्टांजा हमने पढ़ा है उसका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या हम समझ लेंगे। आपको हर काव्यांश के पंक्तियाँ दी जाएंगी और उसके ऊपर संदर्भ प्रश्न पूछा जाएगा, संदर्भ सहित स्पष्टीकरण या व्याख्या। तो संदर्भ आपका इस कविता के हर काव्यांश के लिए संदर्भ आपका सेम रहेगा। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी 7 में संकलित कविता वीरों का कैसा हो बसंत कविता से ली गई है, जिसकी कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। अब इसका प्रसंग आप लिखेंगे। इस कविता में कवयित्री ने प्रश्न किया है कि वीरों का वसंत कैसा हो। तो आप संदर्भ और प्रसंग हर काव्यांश के लिए यही लिखेंगे। अब हम व्याख्या देखते हैं। अब जो हमने काव्यांश पढ़ा है उस काव्यांश के पंक्तियों की व्याख्या आप इस प्रकार लिखेंगे। हिमाचल पुकार रहा है, उधदी बार बार गरज रहा है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण समेत 10 दिशाएं यही प्रश्न कर रही है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। तो इस काव्यांश का यह व्याख्या है। अब हम इसके बाद का काव्यांश को पढ़ते हैं। अगला काव्यांश है, फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुँचा अनंग, वधु वसुधा पुलकित अंग अंग, हे वीर देश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो वसंत। अब देखिए यहाँ पर प्रकृति का वर्णन कवयित्री ने किया है। कवयित्री कहती है कि आप लोगों को पता होगा जैसे कि बसंत ऋतु का आगमन होता है, चारों ओर हरियाली छाई होती है और जो भी पेड़ पौधे होते हैं या खेतों में फसल होते हैं उनका एक आकर्षक रूप हमें दिखाई देता है। फूली सरसों ने दिया रंग। तो अब देखिए सरसों जो है वह पूरे रूप से वह पूरी फूल चुकी है, उसका फल जो है उसके फूल का रूप धारण कर लिया है और चारों ओर पीले रंग उसका पसर घूम रहा है। हम देखते हैं कि खेतों में सारी तरफ जब सरसों के अगर हम पौधों को देखते हैं तो सारी तरफ हमें रंग से बिखरा हुआ सजीव सृष्टि या प्रकृति दिखाई देती है। और जैसे ही देखो आप लोगों ने देखा होगा कि जब फसल आती है खेतों में तब वहाँ पर मधु आता है और उन फूलों के उस सुंदरता से सौंदर्य से प्रेम करने लगता है, उससे आकर्षित हो जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर कवयित्री कहती कि मधु लेकर आ पहुँचा अनंग। अब देखिए यहाँ पर अनंग का अर्थ हमें लेना है भंवरा या कामदेव। मधु मतलब मिठास, खुशियाँ भी होती है, लेकिन हम देखते हैं कि कामदेव की जो सुंदरता होती है वो बहुत ही अलौकिक होती है। वो कामदेव की सौंदर्य सारे देखकर मुग्ध हो जाते हैं। तो उसी प्रकार जिस प्रकार से सारी प्रकृति खिल चुकी है और उसकी सुंदरता सारे विश्व में फैल चुकी है और इसे सारे लोगों के जीवन में खुशियाँ आ चुकी है, तो उसी प्रकार यहाँ पर कवयित्री कहती है कि वधु वसुधा पुलकित अंग अंग। वधु वसुधा मतलब धरती, यह पृथ्वी, वधु मतलब दुल्हन। तो अब देखिए यहाँ पर कवि ने कल्पना की है, यहाँ पर बताया गया है कि इस वधु की तुलना उस वसुधा की तुलना कैसे की गई है, एक दुल्हन से, कि जिस प्रकार से देखो जो दुल्हन होती है वह जब वो शादी के समय सजती है, संवारती है, पूरे गहनों से पूरे साज श्रृंगार वह करती है और इससे उसकी सुंदरता बहुत बढ़ जाती है, निखर जाती है। और उसी प्रकार यहाँ पर कवयित्री कह रही है कि यह वसुधा रूपी जो पृथ्वी जो है वह भी दुल्हन की तरह अब सजी हुई है। पेड़ों से, हरियाली से, फूलों से, फलों से वो और भी उसका रूप सौंदर्य निखर चुका है। किसका? दुल्हन रूपी इस धरती का, वधु वसुधा का। तो इस वधु वसुधा का पुलकित अंग अंग,
प्रत्येक स्थान पर हमें अंग प्रत्यंग, जैसे कि दुल्हन देखो आपके दुल्हन जब सजती है तो उसके शरीर के प्रत्येक अंग पर वो गहना पहनती है या उसको और भी आकर्षित करती है, तो उसका अंग प्रत्यंग बहुत ही सुंदर लगता है दुल्हन का। वैसे ही इस धरती का भी दुल्हन के रूप में जब अब वो सवर चुकी है और उस पर सारी जगह पर हमें सुंदरता बिखरी हुई दिखाई देती है, हरियाली बिखराई देती है, तो इससे वसुधा का प्रत्येक अंग प्रत्यंग पुलकित हो गया है, प्रसन्न हो गया है, आनंदित हो गया है। हे वीर देश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो वसंत। अब देखिए यहाँ पर कवयित्री कहती है कि जिस प्रकार से यहाँ पर धरती को दुल्हन की उपमा दी है, तो यहाँ पर अब दूसरी जगह कवयित्री कहती है कि वीर देश में किंतु कंत, कंत का अर्थ क्या होता है? दुल्हन। कंत का अर्थ होता है दुल्हन। अब देखिए वीरों की जब शादी होती है, वीर सैनिकों की एक स्थान पर शादी हो चुकी है, दुल्हन नई नवेली दुल्हन अपने सैनिक रूपी पति का इंतजार कर रही है और उसी समय सैनिक को अपने देश के लड़ने के लिए, सीमाओं पर लड़ने के लिए काम के जगह पर जहाँ पर वो नौकरी करता है वहाँ से बुलावा आता है, तो तुरंत वह दूल्हे का जो भी उसने साज श्रृंगार किया है वह निकाल देता है और फिर अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो उस प्रकार एक तरफ नई नवेली दुल्हन है, अपने पति को वह ड्यूटी पर जाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। तो हे वीर देश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो वसंत। तो उस समय उस दुल्हन को क्या लग रहा है, या उस समय उस वीर के मन में, शूर सैनिक के मन में क्या आ रहा है? वह अपने नई नवेली दुल्हन को छोड़कर अपनी वसुधा अर्थात अपनी धरती माता की रक्षा के लिए वहां पर चला जाता है। अब देखते हैं संदर्भ और प्रसंग सेम रहेगा आपका। अब व्याख्या देखते हैं। फुली सरसों अर्थात लहलहाते फसलों ने वीरों के जीवन में रंग भरते हैं। आसमान मानो पुष्प रस लेकर आया हो। बसंत के रंगों से दुल्हन बनी धरती का अंग अंग पुलकित यानी प्रसन्न हो रहा है, परंतु उसका कद यानी पति प्रिय वीर की वेशभूषा में है, यानी वह युद्ध के लिए तैयार खड़ा है। और फिर यही प्रश्न खड़ा हो जाता है कि वीरों का वसंत कैसा हो। तो बच्चों, अब तक हमने इस सेशन में कवयित्री का संक्षिप्त परिचय देखा और 2 काव्यांश को विस्तार के साथ पढ़ा। अब इसके अगले काव्यांश को भी हमको पढ़ना है, लेकिन उसका विस्तार से हम अभ्यास करेंगे अगले सेशन में। धन्यवाद।